नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे, दुर्ग में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। विजय साहू बीजेपी में शामिल हो गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व क्रीड़ा सदस्य भी रहे हैं विजय साहू। सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए विजय बघेल ने विजय साहू का स्वागत किया है। और आप ये देखिए कि दुर्ग में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। हालांकि लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे हैं और एक बार फिर ये नया मामला जब विजय साहू बीजेपी में शामिल हो गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय साहू बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व क्रीड़ा सदस्य भी रहे इस दौरान मौजूद। सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। विजय बघेल ने विजय साहू का स्वागत किया। पूर्व नेता विजय साहू अपने साथियों के साथ में आज बीजेपी के में प्रवेश कर चुके हैं। करीब 800 इनके साथी जो आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज सीधे उनसे बातचीत करेंगे। आज आपने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा है, कि क्या वजह रही और इतनी बड़ी संख्या में किस तरह से ये हुआ है? देखिए, जैसे मैंने बताया, कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का प्रताड़ना जारी है। मैं भी शामिल हूँ। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ में जिनके साथ ये हो रहा है। बाकी लोग बोल नहीं पा रहे हैं, डरे हैं या उन अनुसार जो भी मर्यादाएं हैं। पर मैं सोचा कि अब समय से बहुत पानी ऊपर हट गया, अब मुझे बोलना पड़ेगा। मैंने बोला और अब मुझे आगे अपनी ऊर्जा को और मेरे साथियों की ऊर्जा को राष्ट्रहित में लगाना है, सही दिशा में लगाना है। तो मुझे लगता है भाजपा से अच्छा और कोई पार्टी इस देश के अंदर नहीं है जहां हम लोग काम करके देश के विकास में और अच्छे कामों में हम लोग सहयोग दे सकते हैं। करीब 35 सालों तक आप कांग्रेस की सेवा की है, फिर अचानक बीजेपी में आए हैं। किस तरह से होगा आने वाला समय? अच्छा होगा। हम लोग तो वैसे भी सनातन को मानने वाले लोग हैं और हमारी आस्था है ईश्वर पे। जहाँ तक अभी खास करके 2-3 सालों से मुझे कांग्रेस के अंदर बहुत बेचैनी भी हो रही थी कि बहुत से चीज़ों पे धर्म के मामले में जो उनका दृष्टिकोण था स्पष्ट नहीं था या विरोधाभास था कांग्रेस के अंदर दिल्ली में। तो उन सब चीज़ों से अब मुझे मुक्ति मिलेगी और हम लोग अच्छा काम करेंगे। तो देखिए, विजय साहू हैं जिन्होंने अपने साथियों के साथ में आज बीजेपी प्रवेश कर लिया। इनका ये कहना है कि कांग्रेस में इनको काफ़ी घुटन हो रही थी और जिस तरह से इनकी नीतियां होती थी वो अब पूरी तरह से विरोधी हो गई। यही वजह है कि अब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला लिया और अपने साथियों के साथ ये बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और चलिए सीधे रुक करेंगे, दुर्ग से संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि भाई पिछले 2-3 सालों से इन्हें काफ़ी बेचैनी होने लगी थी और आध्यात्मिक भावनाएं जिस तरीके से आहत हो रही थी लोगों की, जो इन्होंने कदम उठाया। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को हर किसी ने मुद्दा बनाया है कि उसका न्योता ठुकराने के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। ऐसे ही कुछ इनका भी कहना था। विजय साहू ने भी क्या इसलिए कांग्रेस छोड़ा है? और पिछले लंबे समय से कार्यरत रहे हैं और इनको अच्छा काम करना है तो बीजेपी में जाकर इनको अच्छा मौका मिलेगा। देखिए, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा कि विजय साहू वो नाम है जो काफी वरिष्ठ नेता माने जाते थे और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खास भी थे। विधानसभा चुनाव की जब बात आई थी तब इन्होंने टिकट मांगी थी, लेकिन टिकट नहीं मिली। इसके पहले भी उन्होंने टिकट मांगी, तब भी नहीं मिली। इनको दरकिनार किया गया और लंबे समय से ये बता रहे हैं जिस तरह से कि उनको काफी घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि जो पार्टी की लाइन लेन थे उसमें वो कार्य करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। जबकि पार्टी में ये बड़े पद में भी रहे थे, क्रीड़ा के सदस्य रहे थे, लेकिन वो जो बताते थे वो ऐसा नहीं हो पाता था। इनका ये कहना है कि लोग विधानसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने ये कहा था कि दिशा भटक रही है कांग्रेस और यहाँ पर वैशाली नगर यदि जीतना है, क्योंकि वो वैशाली नगर से ही ताल्लुक रखते हैं, वैशाली नगर को यदि जीतना है तो उनको एक अच्छे कैंडिडेट को उतारना चाहिए। वे स्वयं तो थे ही प्रत्याशी, उम्मीदवार थे, लेकिन उनका ये कहना था कि वो नहीं तो कोई और ऐसा जो उचित जो कैंडिडेट हो उसको उतारना चाहिए। लेकिन ना उनको टिकट मिली और ना उनको कोई साथियों को टिकट मिली। इसके बाद से वो लगातार खफा चल रहे थे। लोकसभा चुनाव की जब कुछ दिन पहले की बात आई तब वो आखिरकार ये निर्णय में पहुंच चुके थे कि उनको पार्टी छोड़ना है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को पहले ही अवगत करा दिया था, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसी बातें बताई, ऐसी चीजें बोली जो उनके हिसाब से ठीक नहीं थी, लेकिन कोई सुनी बात नहीं गई। एक सप्ताह पहले, होली के कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी में इनका प्रवेश हो सकता है और आखिरकार वही हुआ। इन्होंने बीजेपी में प्रवेश कर लिया। इनके करीब जिस तरह से बताया करीब 800 सदस्य जो साथी हैं
उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। तो इस तरह से कांग्रेस को एक बड़ा झटका वैशाली नगर के संपूर्ण दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि विजय साहू अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरह से इनकी जो धर्म से जुड़ी बातें हैं वो भी कांग्रेस की जो है मैच नहीं खाती थी, ऐसी और तमाम बातें हैं। इस वजह से वे मजबूर हुए हैं, उनको घुटन हो रही थी और अब वे बीजेपी में रहकर जो उनके जो सोचा गया था सपना उनको पूरा करेंगे वो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से अब विजय साहू जो कि भूपेश बघेल के काफी करीब थे, इन्होंने अचानक से बीजेपी का दामन थामने का फैसला लिया और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान इससे होने वाला है। मुरैना से बड़ी खबर है। मुरैना में बड़ा हादसा हुआ, जहां नैरो गेज रेल के पुल को काटते समय टूट गया पुल को काट रहे 5 मजदूर 50 फीट नीचे जा गिरे। मजदूर हुए गंभीर रूप से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्वारा में भर्ती किया गया है। 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिला अस्पताल रेफर किया गया। क्वारी नदी पर बने पुल पर चल रहा था काम और इसी दौरान नैरोगेज रेल के पुल को काटते समय हादसा हुआ। तकरीबन 50 फीट नीचे जो पुल काट रहे थे वह मजदूर नीचे आ गिरे 50 फीट और मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, चोटिल हो गए हैं। तुरंत इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा भर्ती किया गया है। 2 मजदूरों की हालत काफी गंभीर है, जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। क्वारी नदी पर बने पुल पर यह काम चल रहा था। तो देखिए, रेलवे पुल टूटा और कई मजदूर घायल हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब ये दरअसल नैरोगेज रेल के पुल को काटते समय ये हादसा हुआ है और अचानक से पुल टूटकर नीचे आ गिरा और इसमें काम कर रहे 50 मजदूर, माफ कीजिएगा, इस 5 मजदूर थे जो 50 फीट नीचे आ गिरे और मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब ये एक बड़ा हादसा और ये देखिए स्थिति देख लीजिए पुल की, जब ये भरभरा कर नीचे आ गिरा और इसमें काम कर रहे 5 मजदूर 50 फीट नीचे आ गिरे और गंभीर रूप से चोटिल भी हो गए हैं। तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं मुरैना से, जहां रेलवे पुल टूटा, कई मजदूर इस दौरान घायल हो गए। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए हैं। अमित, पुल टूट गया रेलवे का और इसमें जो काम कर रहे थे मजदूर वो भी इसमें जख्मी हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, पूरी जानकारी दें, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? को बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम जौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो नैरोगेज जो सिंधिया शासन में चलाई गई थी नैरोगेज ट्रेन, उसके लिए पुल बनाया गया था उसका है। क्योंकि जब नैरोगेज ट्रेन कोविड काल में बंद हो गई थी उसके बाद से अब ब्रॉडगेज में परिवर्तन हो गई है, लेकिन जो नैरोगेज का पुल बना था उसमें भारी मात्रा में लोहा लगा हुआ था, तो उसका टेंडर हो गया था। अब उसको काटने का यानी कि लोहे को निकालने का काम किया जा रहा था। उसी काम को गैस कटर के माध्यम से 5 मजदूर थे वो उस काम को कर रहे थे, लेकिन अचानक से पुल था जो भरभरा करके गिर गया, जिस वजह से जो 5 मजदूर जो गैस कटर से काटने का काम कर रहे थे वह भी इस पुल से जाकर के, यानी कि क्वारी नदी पर पुल बना था तो उस नदी में जाकर के गिरे हैं, यानी कि 50 फीट नीचे जाकर के गिरे हैं। फिलहाल जो 5 मजदूर थे उन्हें जो मौके पर मौजूद अन्य लोग थे और राहगीर थे उन्होंने निकाला। उसके बाद थाना प्रभारी को सूचित किया और एम्बुलेंस के माध्यम से जौरा भर्ती करा दिया है कुछ लोगों को, और बाकी के 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और इलाज जारी है। हालांकि एक बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, यहाँ पर रेलवे पुल टूटा और कई मजदूर इस दौरान जख्मी हो गए हैं। तकरीबन 5 मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि काम में लगे हुए थे और पुल टूटने की वजह से तकरीबन 50 फीट नीचे आ गिरे और बुरी तरीके से जख्मी होने के बाद तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनको भर्ती किया गया है और वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो कई मजदूरों के घायल होने की जानकारी है और एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये पुल काटा जा रहा था तो वहां पर सेफ्टी क्यों नहीं देखी गई। इतनी ऊंचाई से अगर कोई भी काम किया जाता तो जाहिर सी बात है कि उनको सेफ्टी उपलब्ध करवाना सबसे पहली प्राथमिकता है और इस हादसे में 5 मजदूर जख्मी हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे। तिहाड़ जाने से पहले केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ का नाम लिया और ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या आने वाले समय में दिल्ली सरकार के कुछ और मंत्रियों के नाम भी घोटाले में शामिल होने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
शराब घोटाले में घिरे अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। 11 दिन की ईडी की रिमांड के बाद अब केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद आज उनकी पहली रात तिहाड़ जेल में बीतेगी। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है। इस जेल में आमतौर पर उन कैदियों को रखा जाता है जो कोर्ट की तरफ से किसी भी मामले में कन्विक्ट होते हैं। जैसे ही केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर ही इकट्ठे हो गए और केजरीवाल को जेल भेजे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया, तो बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के अंदर केजरीवाल का झूठ पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक। अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे, और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे, कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासपोर्ट दे देते। तिहाड़ के अंदर केजरीवाल जेल नंबर 2 में रहेंगे और इस जेल में वो अकेले ही रहेंगे। इन तमाम हाई प्रोफाइल नामों के बाद अब खुद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं। उन्होंने जेल में किताबें पढ़ने की अनुमति मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने जेल में 3 किताबें मंगवाई है। ये किताबें हैं श्रीमद् भगवत गीता, रामायण और पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। केजरीवाल को ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी की तरफ से कोर्ट में दलील रखी गई कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच एजेंसी को मिसलीड कर रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे, जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है कि सारा विपक्ष आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। जेलों में कई बार कैदियों से मिलने जाता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन तिहाड़ भी चलूं, हम भी कुछ बात करें, जिससे शायद इन लोगों की अंतरात्मा जागे और जो दिल्ली को लूटे हैं, जिनके कारण झुग्गियों का विकास नहीं हुआ, जिनके कारण नाले नहीं बन पाए, जिनके कारण नालियां बजबजाई हैं, जिनके कारण बुजुर्गों का पेंशन कट गया, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं बन रहा है दिल्ली में, जिसके कारण दिल्ली की गलियां टूटी पड़ी हैं, शायद वो फंड रिलीज हो। अब आपको बताते हैं कि जेल में केजरीवाल के दिन कैसे गुजरेंगे। जी हां, सुबह 6:30 बजे नाश्ते में केजरीवाल को जेल में मैनुअल के मुताबिक चाय और ब्रेड दिया जाएगा। वहीं 10:30 बजे दाल, सब्जी और रोटी, 5 रोटी या चावल मिलेगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे जेल के अंदर बंद रहेंगे केजरीवाल और 3:30 बजे चाय और 2 बिस्किट दी जाएगी। साथ ही शाम 5 बजे एक दाल, सब्जी, 5 रोटी या चावल मिलेगा। तो इस तरीके से केजरीवाल का दिन जेल में रहने वाला है और किस तरीके का पूरा दिन रहेगा ये भी हमने आपको बताया है। चलिए, कुछ ऐसा ही रसूख इंदौर में देखने को मिला, जहां विधायक के समर्थकों ने एक कैफे में कर्मचारियों से मारपीट की। वहां मौजूद पुलिस भी गुंडागर्दी देखती रही। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। विधायक समर्थकों की गुंडागर्दी, कैफे में कर्मचारी के साथ मारपीट, पुलिस के सामने बदमाशों का आतंक, महिला कर्मचारी के साथ भी बदसलूकी। पुलिस देखती रही, वो बेरहमी से पीटते रहे। इंदौर में डर और खौफ की इन तस्वीरों को देखिए और बताइए, कहां है कानून और कहां है पुलिस?
इन तस्वीरों में पुलिस भी है, लेकिन बदमाशों के आगे सरेंडर दिख रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बदमाशों की गुंडागर्दी देखिए। कुछ बदमाश कैफे में आते हैं, बिना कुछ कहे समझे कैफे में काम करने वाले कर्मचारी पर टूट पड़ते हैं। शख्स के साथ मारपीट की जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक को थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कैफे में काम करने वाली एक महिला के साथ बदसलूकी भी की गई। कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे बैठे थे, उधर पीछे से भैया आवाज मार रहे थे, बोले कैफे क्यों खोल के बैठे, बंद करके जाओ और ना हम कैफे में आके आग लगा देंगे। तो हमने बोला भैया आप आग क्यों लगाओगे, हमारे हुनर से बात करो, हम तो स्टाफ है, हम क्या करेंगे। तो बोले आप लोग यहाँ बैठे क्यों। फिर इतने में 4-5 लोग आए तो सीधा आके लड़का बैठा था उसको मारने लग गए। मैं हाथ पैर जोड़ रही, भैया आप मत मारो। तो बोलते कि आप खोल के क्यों बैठे हो। फिर इतने में पुलिस को हमने बुला लिया तो पुलिस भी आ गए। तो पुलिस वाले भी आके बोलते सबसे पहले कैमरे वैमरे बंद करो, और सब बेट लेके मारने आ गए। हैरान कर देने वाली बात तो ये कि जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, उस दौरान पुलिस मूक दर्शक कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी। तस्वीरों में आप पुलिस के जवानों को देख सकते हैं। आरोपियों को रोकने की जगह पुलिस के जवान बस मारपीट की घटना को तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। उधर कांग्रेस का आरोप है कि गुंडागर्दी करने वाला शख्स विधायक मधु वर्मा का समर्थक है। पुलिस ने विधायक के दबाव में कपिल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। इसी तरह इंदौर में राहु विधायक के समर्थक पुलिस के सामने एक कैफे संचालक की पिटाई कर देते हैं, कहते हैं कि हम विधायक के समर्थक है। कुल मिला के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार निरंकुश हो चुके हैं। एक जंगल राज बन चुका है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर कहेगा। ये सत्ता का मद है, सत्ता का घमंड है जो इनके सिर चढ़कर बोल रहा है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में जिस तरह से विधायक समर्थक कैफे संचालक की पिटाई करता नजर आ रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी नजर आ रही है, इससे साफ जाहिर है कि पुलिस पर विधायक जी का कितना दबाव है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को फिर से झटका लगा है। महापौर विक्रम अहाके ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और उनके साथ कई समर्थकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर धमकाने के आरोप लगाए तो बीजेपी का कहना है कि आहत होकर लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी जारी है। सीएम के दौरे से पहले छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर बीजेपी में शामिल हो गए। विक्रम अहाके ने भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मुलाकात की। वी डी शर्मा ने अहाके को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अहाके के साथ ही कई समर्थकों ने भी कमल को थाम लिया। सीएम ने सभी का स्वागत किया। और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का जिस ढंग से उनने बेईमान, गद्दार, आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए। महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिल के आए, नए नशे के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूं। छिंदवाड़ा महापौर ने राम मंदिर का न्योता अस्वीकार करने को लेकर आहत होने की बात कही, साथ ही कांग्रेस छोड़ने की कई वजहें भी गिनाई। राम मंदिर के आमंत्रण का ऑफर शहर से अस्वीकार किया कांग्रेस ने, इससे कहीं ना कहीं आहत है। दूसरी चीजें, आज प्रदेश में और देश में जो मोदी जी के, आदरणीय मोहन यादव जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जमीन में पहुंचाने के लिए और छिंदवाड़ा इससे अछूता ना रहे, इसको लेकर आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी से कोई नाराजगी है क्या? नहीं, कि वो दोनों हमेशा मेरे सम्मानीय थे, सम्मानीय हैं और हमेशा सम्मानीय रहेंगे। लेकिन अब हम मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं और जो तमाम मूलभूत सुविधाएं छिंदवाड़ा की जनता को मिलनी चाहिए उसको लेकर निर्णय। विक्रम अहाके के कांग्रेस छोड़ने की अपनी वजह है, पर कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर डराने धमकाने की राजनीति करने के आरोप लगाए। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस से कोई जाए, इससे पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। वो एक ठगने वाली पार्टी और ये पूरे जो ठग करने वाले लोग हैं ये एकत्रित हो गए हैं और लगातार डराने धमकाने की जो राजनीति कर रहे हैं उससे वो सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। लेकिन जो जनता है वो समझ रही है कि तो ये तमाम लोग जो हैं ये सिर्फ धंधा करने के लिए बैठे हैं, नफरत फैलाने के लिए बैठे हैं।
तोड़ने के लिए बैठे हैं, जोड़ने की बात कभी नहीं करते हैं। तो किसी के आने से, किसी के जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और एक बहुत बड़ी जीत मध्य प्रदेश में होगी। कम से कम 20 से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की आंधी चली थी, लेकिन कमलनाथ का किला तब भी बच गया था। ऐसे में इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश छिंदवाड़ा के गढ़ पर फतह की है। छिंदवाड़ा में बीजेपी एक रणनीति के तहत काम कर रही है और फिलहाल कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे पर आरोपों के मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। भोपाल पुलिस से 15 दिन में जवाब भी मांगा गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट्स भी मांगी गई हैं। पुलिस से मांगा जवाब कि किस आधार पर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। ये जांच अब की जाएगी और उसकी जवाब जब पेश किए जाएंगे उसके मुताबिक फैसला होगा। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे पर आरोपों के मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। और आप ये देखिए, इसके कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जब एक युवक के साथ इन लोगों ने मारपीट की और युवक जान बचाकर एक रेस्टोरेंट में जा छुपा था और वहां पर मौजूद जो मैनेजर थे, पति पत्नी थे, उनके साथ भी मारपीट की थी। और ये पूरा मामला जब थाने पहुंचा तो मंत्री खुद पहुंचे और वहां पर भी सस्पेंड करा देने की वो धमकी देने लगे। और आखिरकार जो 4 पुलिसकर्मी हैं उन्हें सस्पेंड भी किया गया। अब यही सवाल पूछा गया कि आखिरकार किस आधार पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर भोपाल से है और सीधे रुक करेंगे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। वासु, ये पूरा मामला अब मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आया है और अब मंत्री के पुत्र के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, अब इसकी गहन जांच होने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जिस तरह से शनिवार देर शाम को सामने आया और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में डेवलपमेंट हो रहे हैं। पहले तो दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, फिर चूंकि मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ मामला है तो सियासत भी इस मामले पे खूब गरमाई। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी थाने पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की थी और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की थी। और इस मामले से जुड़े हुए जब तमाम वीडियो फुटेजेस सामने आए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए, पार्क में कब्जे की बात भी जो है वो सामने आई, तो उसके बाद अब मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है और पुलिस से और पार्क के मामले में संबंधित एजेंसी से जवाब मांगा है कि क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है, आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई आप लोग करने वाले हैं, अगर पुलिस कर्मियों का सस्पेंशन हुआ है तो वो किस आधार पर हुआ है, अगर पार्क में कब्जे की बात सच है तो उसकी भी जांच की जाए और वहां से कब्जा मुक्त कराया जाए, क्योंकि पार्क जो है वो पूरी सोसाइटी का है, सभी लोगों के लिए उपयोग की जगह है। और इसके अलावा थाने में जिस तरीके से जो अभद्रता की बातें निकलकर सामने आई उसमें कितनी सच्चाई है, इसके भी सीसीटीवी फुटेजेस और जो लोग मौके पर मौजूद थे उनके बयानों के आधार पर जांच होनी चाहिए और सिलसिलेवार रूप से इस पूरे मामले में कार्रवाई हो, ये जवाब जो है मानव अधिकार आयोग की ओर से मांगा गया है। बहरहाल अब बिल्कुल। और साथ ही वासु, यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस पूरे विषय को संज्ञान में लिया था और इस पर नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की थी। उनका कहना था कि जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया था कि ये जो पूरा मामला हुआ है, उन्होंने इस पर साफ तौर पर कहा था कि गुंडागर्दी करने का हक और अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे कोई भी पक्ष हो, कोई भी नेता हो या फिर आम आदमी हो। इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है वो अपनी जांच करेगी और पुलिस की जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस लिहाज से आने वाले समय में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि सुनिश्चित किया जाएगा और इसकी और जांच होगी। पुलिस कर्मियों के सस्पेंशन को लेकर भी इसमें गहराई से जांच की जाएगी और अब ये देखना है कि क्या कुछ तथ्य निकलकर रिपोर्ट में सामने आते हैं। अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बीजापुर में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जहां दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और सुरक्षा बलों ने 4 नक्सली मार गिराए। बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की सूचना। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। जंगलों में अभी भी जारी है सर्चिंग। मुठभेड़ की अभी पुष्टि होना बाकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बीजापुर से। 4 नक्सली इस दौरान ढेर हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने 4 नक्सली मार गिराए। बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की सूचना मिली है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। जंगलों में अभी भी जारी है सर्चिंग। मुठभेड़ की अभी पुष्टि होना बाकी है।
और संवाददाता दिनेश यादव जुड़ गए हैं। दिनेश, बीजापुर में 4 नक्सली ढेर किए गए हैं और कई सारे हथियार भी बरामद किए गए हैं संबंधित, और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि आज पुलिस नक्सली जो मुठभेड़ हुई है उसमें 4 नक्सलियों के सुरक्षा बलों ने के जवानों ने ढेर कर दिया गया है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं थी, पर अब एएसपी चंद्रकांत गवर्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि वहाँ मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में LMG और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं और DRG, CRPF, कोबरा बटालियन, बस्तर फाइटर, बस्तर बटालियन और CF के जवान की संयुक्त टीम निकली थी, तब यह मुठभेड़ हुआ था। मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई जिसमें नक्सली अपने ऊपर हावी देख जवानों को भागते नजर आए। इस मुठभेड़ में 4 मारे जाने की खबर के साथ बहुत सारे नक्सलियों के घायल होने की भी खबर बताई जा रही है। जी बिल्कुल दिनेश, तो क्या बहुत शुक्रिया आपका। तो सहयोगी दिनेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने इस संबंध में पूरी जानकारी दी है कि जवानों को हावी होता देख नक्सली भाग खड़े हुए, लेकिन इस दौरान मुठभेड़ में 4 जो नक्सली थे उन्हें ढेर कर दिया गया। बीजापुर में मुठभेड़ हुई थी और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है कि मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सली ढेर हुए और साथ ही इनसे बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।